वो पार्टी रात के अंधेरे में जाकर के मिलती है, खुलेआम बात नहीं करती, खुलेआम ऐलान नहीं करती कि हम इनके साथ हैं। मोहित जी, ऐसा आपको किसने कहा कि रात के अंधेरे में मुलाकात होती है? हम तो बेबाकी से दिन में मुलाकात करते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज आपको एक ऐसी युवा शख्सियत से मिला रहा हूं जो न सिर्फ जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया है, बल्कि शिक्षा के साथ साथ उद्योग के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों के विश्लेषक के क्षेत्र में, अगर मैं उन्हें आर्थिक विश्लेषक कहूं तो भी उचित होगा, अगर मैं उन्हें पॉलिटिकल विश्लेषक कहूं तो भी बात उचित लगेगी, और उद्योगपति तो है ही हैं। और ये जितने भी आप तस्वीरों में ये देख रहे हैं मोमेंटो, इस बात के प्रतीक हैं कि ये शख्सियत सामाजिक क्षेत्र में भी विशेष रूप से अग्रसर रही है और अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज को दे रही है। ये इनकी डिग्रियां हैं। और अब मैं आपको उस शख्सियत से सीधे से मुलाकात करवाता हूं। मेरे सामने है मोहित अग्रवाल जी, जो कि सीए हैं, डॉक्टर हैं, सीए डॉक्टर मोहित अग्रवाल, आर्थिक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक। और एक बात और आपसे मैं साझा करना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के थिंक टैंक में भी अपना वजूद रखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत मोहित जी। थैंक यू सो मच। डिजिटल फर्स्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच संजय जी, आपके और आपके व्यूवर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बेबाकी से मैं उनका जवाब दे पाऊं। थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, ये है ना कि हाथ अंगन को कारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आवाज से ही आपको परिचय मिल गया होगा कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कितना है और कितनी बुलंद आवाज है। तो आज हमारे साथ मोहित अग्रवाल हैं पुणे से, और हम बात करेंगे पॉलिटिकल की, राजनीति की, क्योंकि महाराष्ट्र में ये है, महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक है। और उठापटक ऐसी है कि सरकार के नंबर्स ढूंढे नहीं मिल रहे, बागियों के पास इतने नंबर हैं लेकिन नियमों में कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। और ये जिस पार्टी से थोड़ा सा अपना लगाव रखते हैं, वो पार्टी रात के अंधेरे में जाकर के मिलती है, खुलेआम बात नहीं करती, खुलेआम ऐलान नहीं करती कि हम इनके साथ हैं। मोहित जी, ऐसा आपको किसने कहा कि रात के अंधेरे में मुलाकात होती है? हम तो बेबाकी से दिन में मुलाकात करते हैं। और मैं पूरी जनता को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस देश में, इस प्रदेश में, अगर अपने पास में बहुमत रखता हो, अपने पास में जी वो काबिलियत रखता हो, और जब आवाम द्वारा चुने गए एमएलए आवाम द्वारा अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचाने वाले एमएलए, अगर उनको कोई दरकिनार करे तो ये उनका मौलिक भौतिक अधिकार बनता है कि वो अपना नेता रीडिसाइड कर सकते हैं। मोहित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जिस बात पर आपका इशारा करना चाहता हूं वो बात यह है कि राजनीति में सरकारें गिरती है, बनती है, समर्थन लिए जाते हैं, समर्थन दिए जाते हैं। अगर उद्धव सरकार अपना विश्वास कहीं खो रही है, उनके एमएलए बागी होकर के शिंदे साहब के साथ चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर है और अवसर का लाभ उठाना लाजमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कह रही है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, हम अभी वेट एंड वॉच करेंगे? मैं समझता हूं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार आपकी पार्टी के साथ ऐसी घटना हुई है, सुबह शपथ ली, शाम तक सरकार उलट गई। लेकिन अब जितनी देर भाजपा कर रही है, क्या वो आपको नुकसान नहीं लग रहा? संजय जी, आपका क्वेश्चन 3 पोर्शन में बंधा हुआ है। मैं 1 बाय 1 जवाब देने की कोशिश करता हूँ। संजय जी, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये था कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो आप ये मानते हैं कि जिसने हमको जलाया वो दूध था, और वो दूध गर्म था, जिसको हमने फूंक के या ठंडा करके नहीं पिया था। जी, मैं भूतकाल में ना जाते हुए
आपको सिर्फ इतनी ही बात बोलूंगा कि परिस्थिति और मनस्थिति, ये दो चीज व्यक्ति की कब परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। उनकी मनस्थिति जब हमसे बात हुई थी या फिर जब पार्टी से बात हुई थी उस समय और कुछ थी, बाद में नहीं, वो तो मोहित जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, वो तो बात बिल्कुल सही है कि उनकी परिस्थिति मनस्थिति बदली। जी। इस बार तो नंबर आपके साथ पूरे खुले दिख रहे हैं, इंटेक्ट नंबर है, गुवाहाटी में आपकी सरकार है, सूरत वाया आप गुवाहाटी लेके गए हैं, सब कुछ खुली बात है, खुली किताब है, फिर उसमें बोलने में हिचकिचाहट क्यों है? संजय जी, रात के अंधेरे में फडणवीस जी का विमान उड़ता है जो अपुष्ट सूत्र कहते हैं, इंदौर के माध्यम से बड़ौदा पहुंचता है, उधर शिंदे साहब का विमान उड़ता है, दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से दूसरा विमान उड़ता है, बड़ौदा पहुंचता है। तो ये रात के अंधेरे में गुपचुप मुलाकातें क्यों हो रही है? शादी हो रही है तो खुलेआम ऐलान क्यों नहीं किया जाता? नहीं संजय जी, मैं जैसे आप एक जर्नलिस्ट हैं वैसे ही मैं भी एक दूर से खड़े होके चीजों को ऑब्जर्व करना, ये मेरा कीन इंटरेस्ट है। मैं अपने आप को एक वेरी ओपन थर्ड पार्टी समझ के ये दोनों चीज की आपको जो वस्तु स्थिति है वो बता सकता हूं। बताइए। ऐसा मार्केट में बहुत र्यूमर्स हैं कि शिवसेना को डीप डाउन करने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है या फिर बीजेपी का बहुत बड़ा रोल है। आपको लगता है अगर बीजेपी का इसमें इतना बड़ा रोल होता तो 2.5 साल का समय बीजेपी निकालती या फिर 2.5 साल का समय सरकार चलाने का मौका देती? मोहित जी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने तोड़े हैं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि जब टूट गए, जब आपके पास थाली परोसी हुई है और आपके पास नंबर दिख रहे हैं, उसके बाद आप गुपचुप मुलाकात क्यों? उसके बाद आपको ऐलान करना चाहिए, राजनीति है। अगर हमें कोई समर्थन देगा तो हम सरकार बनाएंगे। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि बीजेपी एक बहुत सैद्धांतिक पार्टी है और शायद आपको याद होगा अटल जी की सरकार उस समय लोकसभा में एक मत से गिरी थी और अटल जी ने उस दिन भी कहा था कि बाजार भरा हुआ है, बिकने को लोग तैयार हैं, लेकिन लेवाल बैठे हैं, लेकिन मैं ऐसी सरकार को चिमटी से भी पकड़ना नहीं चाहूंगा। बिल्कुल वो वक्तव्य याद है आपको। अगर उस वक्तव्य को याद है आपको, तो हम उन्हीं के विचारधारा को अपना बाइबल और अपनी गीता समझ के चलने वाले लोग हैं। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि बीजेपी कोई भी अवसर को ऐसे समझ के नहीं पकड़ती है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट है। बीजेपी अपने आप की साख बचाने के लिए कभी सरकार बनाना, और वो भी गलत लोगों के साथ में सरकार बनाना, ये कभी उसका वैचारिक मूल्य नहीं होता है। अब आपको क्या लग रहा है? नंबर 50 करीब विधायक बोल रहे हैं उनके पास है, आपकी सरकार तो बहुत अच्छे से बन रही है। खबर ये चल रही है कि जो नियमों की पेचीदगियां हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। अब एक खबर बाजार में ये भी है कि मनसा राज ठाकरे के साथ ये गठबंधन हो सकता है इनका, और उससे समझौता हो सकता है, या फिर ये सारे के सारे इस्तीफा दे सकते हैं और फिर आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में आ जाता है। तो आखिर कब तक कोई स्टेट इस तरह की उलझन में रहेगा? एक लॉ का स्टूडेंट या फिर एक लॉ का ऑनगोइंग आप बोल सकते हैं, मैंने अपना LLB किया है, LLM किया है। सो अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो सरकार के जो नियम हैं, जो कानून है, उसके हिसाब से भी फ्लोर टेस्ट जो है वो होगा ही होगा। सो मैं आपको एक कानूनी सलाहकार के रूप में तो नहीं, बट एक कानूनी जानकार के रूप में, बिल्कुल जिस हिसाब से मैं देखता हूं, जिस हिसाब से मेरी समझ है, जिस हिसाब से मेरी सूक्ष्म बुद्धि काम करती है, उस हिसाब से मैं आपको यही बताऊंगा कि जिस समय व्यक्ति के पास में 2/3 से ऊपर में मेजॉरिटी आ जाती है, उस समय वो विप या फिर उस दल का नेता माना जाता है। जिस हिसाब से हमारे आंकड़े हैं, 37 के जो मैजिकल फिगर है उसको क्रॉस कर चुके हैं जी। आज 40 का फिगर आ गया है।
मेरे ख्याल से उदय सामंत जी भी कल आ रात्रि गए। में उनके पास पहुंच गए हैं। मेरी पर्सनली जो एक सूझबूझ है, जो एक समझ है राजनीति की, वो ये कहती है कि ये नंबर और बढ़ेंगे, और जब नंबर 85% के ऊपर चले जाएंगे तो फिर फिर वो पेचीदगियां नहीं रहेगी, बिल्कुल पेचीदगियां नहीं रहेंगी। सो मेरा पर्सनली ये मानना तब तक इंतजार कर रहे हैं, आप ये बोल इंतजार सकते हैं, चल आप रहा बिल्कुल है। बोल सकते हैं। लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि आपके पास एमएलए आ गए, एमपी आ गए, मान लिया आपने एक कोरम पूरा किया, लेकिन जो संगठन होता है, संगठन में जो जिला के लोग होते हैं और कमेटियों के लोग होते हैं, उनकी भी उस रूप में उपस्थिति होनी चाहिए, उनका भी समर्थन आपके खाते में जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है, संजय जी, आप एकदम बराबर क्वेश्चन आपने इजाद किया है, और मैं इसका आंसर आपको वही लैंग्वेज में दूंगा जो जैसा मौजूदा एमएलए, जैसा मौजूदा मंत्री, जैसा मौजूदा MP, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कर रहे हैं, वही प्रतिलिपियां वहां से आएगी। वहां से आएंगी। आपको थोड़ा समय देने की जरूरत है, क्योंकि चीजें, वस्तु स्थिति जो है कहीं वो ऐसा बदलते तो जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इंतजार करते करते जो जितने एमएलए सिंधे जी के साथ हैं, आज 5, 6, 7 दिन हो गए हैं, अपने घर से दूर हैं, थोड़ा तनाव में भी हैं, कहीं उनका इंतजार उन्हें ऐसा ना हो कि बेरुखी दे दे और वो निर्णय बदलने के लिए मजबूर हो जाए। देखिए, राजनीति जो है ये कॉलेज का सेक्शन नहीं है संजय जी, आपको समझना पड़ेगा। इसमें टफ प्लेयर्स चाहिए, एंड व्हेन गोइंग गेट टफ, टफ गेट्स गोइंग। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी कि जब तक आपको असली आंच के ऊपर रख के परखा नहीं जाता, तपाया नहीं जाता, तब तक आपकी जो मेन क्वालिटीज हैं वो उभर के सामने भी नहीं आती हैं। सो ये 2, 4, 5 दिन में मुझे नहीं लगता ये टूटने वाले एमएलएज हैं। या अब तो खबर है सिंधे साहब ने सबको मोबाइल फोन भी लौटा दिए हैं, सबको उनके मोबाइल फोन दे दिए गए हैं। देखिए, जिस हिसाब से विश्वास बना है उनका। हाँ, जिस हिसाब से मैं नॉलेज रखता हूं, उनके मोबाइल फोन उनसे कभी भी नहीं लिए गए थे, वो सिर्फ स्विच ऑफ किए गए थे, जितनी खबर मैं रखता हूं। बिकॉज मैं भी मेरे मित्र जो हैं वो सभी पार्टियों में हैं, सभी लोगों से मेरा उतना ही प्रेम है, सभी लोगों से मेरा उतना ही संवाद मेरा है। सवाल यहीं से शुरू होता है। आपने कहा मेरे मित्र सभी पार्टियों में है, आप कौन सी पार्टी का चयन करेंगे? अगर कभी कोई ऐसा मौका मिल गया आपको राज्यसभा में जाने का, चुनाव लड़ने का, आप फिर कौन सी पार्टी का चयन देखिए, करेंगे? मेरी क्योंकि विचार- सिद्धांतों की बात तो आप बीजेपी की कर रहे हैं। मेरी विचारधारा आज भी हिंदुत्व की है, मेरी विचारधारा आज भी राष्ट्रवाद की है, मेरी विचारधारा मोहित आज जी, भी- सत्ता आने के बाद, सत्ता जब सामने दिखती है तो हिंदुत्व देखिए उद्धव ठाकरे साहब से भी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ गया उनको। हाँ। क्योंकि बाला साहब ठाकरे कभी कांग्रेस की दहलीज पर नहीं चढ़े, हाँ, हाँ। और वहां पर उद्धव साहब को ये करना पड़ गया। और सिंधे साहब अब इसी मुद्दे पर जो है बगावत किए हैं। हमारे पास जब पब्लिक से हम बात करते हैं तो एक सवाल बनता है पब्लिक का कि सिंधे साहब का जो मुद्दा है वो तो वाजिब है, लेकिन दवा लाते लाते इतनी देर क्यों कर दी? 2.5 साल सत्ता का सुख भोग लिया, अब इन्हें याद आया हिंदुत्व, अब नहीं, इन्हें पता नहीं, चला। देखिए, आपके संजय जी क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। हर खामियाजे की एक सजा होती है, हर गलती का एक खामियाजा होता है, और हर खामियाजे की एक सजा होती है। आप देखिए, 54 साल की राजनीति, 54 साल की धरोहर कैसे एक 10 दिन के अंदर पत्तों के महल के जैसे ढह गई, या रेत के महल के जैसे ढह गई। आप ये क्यों भूल रहे हैं संजय जी कि इसके पीछे बहुत बुनियादी सवाल थे जो एड्रेस नहीं किए गए समय पे, और वही बुनियादी सवालों ने बुनियाद ढा दी, हिला दी। बिल्कुल 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 बुनियाद हिल गई है। और मैं आपको ये बता सकता हूं आज की डेट में कि ना ही किला बचा है और ना ही शेर बचा है। महाराष्ट्र में हमारे यहां एक कहावत है, गढ़ जिंकले पण सिंह गेले। हिंदी भी बताते चलिए। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हमने हमारा किला तो बचा लिया, लेकिन राजा चला गया। यहाँ पे राजा न किला बचा पा रहा है
और ना ही सत्ता बचा पा रहा है। खुद की पार्टी, खुद के लोग आज अगेंस्ट हो गए हैं। आपने सबसे बड़ी बात एक ये बात कही है कि, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को समझनी भी चाहिए, क्योंकि आपने कहा है कि जैसे एमपी एमएलए आ रहे हैं वैसे ही अब राज्य स्तर के संगठनों के लोग भी अपना नाम वहां देने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता सब गुवाहाटी जा पाएंगे, नहीं, क्योंकि चालू इतनी हो गए हैं। सब लोगों ने अपना, थाने में आप देखिए, थाने के जो संगठन प्रमुख थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे नहीं, दिया। थाने तो सिंधे साहब का क्षेत्र है, वहां तो आप यवतमाल देख लीजिए, अमरावती देख लीजिए, विदर्भ देख लीजिए, रत्नागिरी देख लीजिए, मराठवाड़ा देख लीजिए, आपको सब जगह से आना चालू हो जाएंगे। और कई खबरें आई है कि 50 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। देखिए कैसी है ये, हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष देश के साथ साथ में हमारे कुछ आर्टिकल्स में लिबर्टी ऑफ स्पीच भी है ना, राइट टू स्पीक। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बिना तथ्यों के भी बात कर सकते हैं। मैं एक पढ़े लिखे सिटीजन होने के नाते अपनी सभी बातों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे बात करना चाहता हूं। न ही 50 करोड़ कोई देखने आया है, न ही 50 करोड़ कोई गिनने आया है। कल कोई 500 करोड़ भी बोल सकता है संजय जी। सो मैं जो इस टाइप की बचकानी बातें हैं, मैं इनको सीरियसली नहीं लेता हूं। मैं आपसे एक सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आपके दिल में है जी, ये बात साफ आपने बता भी दी है। मुझे आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को किस मोड में जाना चाहिए। आपने जो एक बात रखी है कि राज्य स्तर के जितने संगठन के लोग हैं वो आएंगे, अगर सपोज कर लीजिए वो किसी वजह से नहीं आते, ये कोरम पूरा नहीं होता, तो शिंदे साहब राज ठाकरे के साथ जाएं, वो ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है, या शिंदे साहब के लोग इस्तीफा दे दें, फ्लोर टेस्ट में फिर बीजेपी अपनी सरकार बना ले और फिर उपचुनाव में उनको जीता कर लाने की कोशिश करें। दो विकल्प रहते हैं यहाँ पर। संजय जी, जो आप बोल रहे हैं ये दो विकल्प के आगे में भी दो विकल्प हैं। आप अगर देखेंगे तो आज जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे बीजेपी के बोलिए आप, चाहे शिवसेना के बोलिए, सब लॉयर्स को ले लेके बैठे हुए हैं, सब नीति और निधि की बुक्स खोल खोल के बैठे हुए हैं। क्या बात है, नीति और निधि। हाँ, ये दोनों बुक्स खोल के बैठे हुए हैं कि ये दो ऑप्शन के अलावा भी जितने भी ऑप्शंस हैं, हम उसमें से कितने ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। जी संजय जी, मेरा पर्सनल मानना है कि शायद ये दोनों ऑप्शंस को जाने की जरूरत ही ना पड़े। आप देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब एक क्वासी जुडिशियल फोरम्स हैं जहां पे आप किसी को नोटिस भेज सकते हैं जी, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र क्या है उसको आज भी निर्णायक स्थिति में सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है जी। चुनाव आयोग की भूमिका भी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग के ऊपर में भी आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी आप देखिए हरियाणा के चुनाव में कुछ चीजें ऐसी हो गई थी जो चुनाव आयोग के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गए थे। हाई कोर्ट की दखलंदाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हुई और उसके बाद में चीजें सामने आई। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जितनी भी संस्थान हैं या संगठन हैं या संस्थाएं हैं, इनके ऊपर में भी न्यायपालिका अपना काम सुदृढ़ तरीके से करती है और प्रॉपर जो आना चाहिए सामने, वो सामने लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी पर एक सवाल बनता है कि सरकारी जो संस्थान होते हैं, ईडी, और उनसे दबाव बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि शिंदे साहब भी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए गए हैं और जो दूसरे विधायक हैं वो भी इस डर से गए हैं कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए। देखिए, मैंने आपको इसके पहले भी सेम इंटरव्यू में बताया है कि काफी कुछ बोला जाता है और इस सरकार में नहीं, मैं लास्ट 25 साल से राजनीति को देख रहा हूं। आप इस बात को मानते हैं कि सरकारें ये काम तो करती है? कांग्रेस ने भी किया था मोदी जी के साथ। मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि उन संस्थानों को जो हेड कर रहे हैं वो सब हाईली क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, और ऑफिसर जैसे आप और मैं हैं। जब हमको मालूम है कि सरकारें बदलती हैं, तो क्या उन ऑफिसर्स को नहीं मालूम सरकारें बदलती हैं? जी, आपका जवाब तो सही है, लेकिन आप इस बात को भी मानेंगे कि हाईली क्वालिफाइड बहुत अच्छे अफसर भी तब मजबूर हो जाते हैं
जब उनके सामने कोई सरकारी फरमान आ जाता देखिए, है? सरकारी फरमान आता है तो कभी भी लिखित में जो चीजें आती है ना, वो रिकॉर्ड में रहती हैं साहब। अगर किसी ने बोला लिखित में कि इनके यहाँ जाके रेड मारो, तो वो लिखित में है ना। उसमें आप फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि आपने एजेंसियों का दुरुपयोग किया? अरे लिखित में है। कोई चीज का अगर आधारभूत चीजें हैं उसके बैकिंग करने के लिए, तो आप उसको ये कैसे बोल रहे हैं कि ये असंवैधानिक है? वैधानिक परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन वो असंवैधानिक तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आपने कभी चोरी नहीं करी तो आपके यहाँ पे पुलिस वाला क्यों आएगा संजय जी? मैं अगर चाहूं कि मैं पोजीशन में हूं, मैं सोचूं कि संजय जी बहुत बेबाकी से सवाल उठाते हैं, मैं इनके यहाँ पे पुलिस वाला भिजवा दूं, तो मैंने एक बार का भिजवा भी दिया, तो न्यायपालिका बैठी है ना पुलिस वाले को फटकार लगाने के लिए। मोहित जी, न्यायपालिका बैठी है, लेकिन आप इस बात को भी मानिए कि न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि बहुत आर्थिक रूप से कमजोर आदमी संजय जी वो नहीं कर सकता। संजय जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई जी मोदी, परसों सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया जी। उस फैसले के बाद तीस्ता सीतलवाड़ जी, साथ में पुलिस अधिकारी आईपीएस ऑफिसर भट्ट साहब, उनका 20 साल पुराना किया हुआ कृत्य, जी, उनके कांग्रेस के साथ में संबंध, उनको मिली हुई त्रुटियां, उनके एनजीओस को मिले हुए करोड़ों रुपए के फंड, उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या फिर चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसके अलावा और 50 चीजें क्या दर्शाती हैं? मैं इस बात को मानता हूं, और लेकिन उसके बाद भी ये मोदी जी का मामला था। मोदी जी सक्षम है, हर कोई आदमी तो नहीं लड़ पाएगा ना। मैं आपको इस बात के लिए ना प्राचीन काल में लेके जाता हूं, रामायण में। राम जो है वो राजा बन के कभी भी नहीं लड़े रावण से, वो एक जनसाधारण जन सामान्य बन के लड़े। उन्होंने कभी अपनी चित्रांगिनी सेना को नहीं बुलाया, उन्होंने किसका मदद ली? मोहित जी, आज की राजनीति के परिदृश्य में राम का उदाहरण उचित नहीं लगेगा। राम राज्य नहीं है साहब। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सभी दलों में मिलती है। मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं जब ये बात सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात जब भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा हूं, तो मैं वही बात मोदी जी के साथ जो घटना उस वक्त कितने साल तक हुई, वहां पर भी प्रश्न है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसकी सरकार, जिसके हाथ में लाठी, उसकी भैंस हो जाती है। फिर हमारे राजस्थान की कहावत है, राजस्थान से आपका भी कहीं ना कहीं नाता है, तो आप इस बात को समझते हैं। मेरा एक सवाल अब मुझे ये बताइए, इस महाराष्ट्र के प्रकरण में मैं इस बात को कंक्लूड करता हूं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? बिल्कुल बनना चाहिए। आज की कंडीशन देखते हुए तो मैं आपको बिल्कुल बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी इन वीक्स टाइम, एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सिर्फ 2-3 दिन की ये हम विपक्ष में बैठेंगे, उसके बाद हम सरकार में बैठेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, शुभकामना तो सब दे देंगे। आपको क्या लग रहा है? मेरा पर्सनली मानना है कि सरकार बन भी रही है और बनानी भी चाहिए, बिकॉज महाराष्ट्र की जनता को आज एक सुदृढ़ सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सेंट्रल का नेतृत्व, स्टेट का, राष्ट्रवाद के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर जब होगा, तो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि हर एक चीज में ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखेगा। शिंदे जी का एक बयान है कि हमारे साथ महाशक्ति खड़ी है। वो नाम तो नहीं ले रहे हैं, बोला डरने की बात नहीं है। अपने विधायकों से कह रहे थे कि आपको किसी को डरने की बात नहीं है, हमारे साथ एक राष्ट्रीय महाशक्ति हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल बराबर बात है। हम लोग हिंदू राष्ट्र में ऐसा बोलते हैं कि हर मानव के पीछे में एक महान शक्ति है। उस महान शक्ति का नाम आप तो बता दीजिए, लोग तो वैसे जान गए। मैं सेम चीज आपको बोल रहा हूँ, ईश्वर का नाम नहीं होता, ईश्वर के सिर्फ दर्शन होते हैं। आप मतलब पार्टी को ईश्वर बना दिए? नहीं, मैं पार्टी को ईश्वर नहीं, मैं उसी परिकल्पना को सार्थक करने की कोशिश कर रहा हूं
जिसमें तुलसीदास और वाल्मीकि ने लिखा है। कलयुग में आप रामायण और तुलसीदास जी को क्यों ला रहे हैं आज की आज स्थिति के में? परिवेश में लाना बहुत जरूरी है। ये परिवेश में तुलसी और वाल्मीकि की ही जरूरत है। ये परिवेश में एक राजनेता की नहीं, एक राज्य सेवक की जरूरत है, और वो ही चीजों को पूरा करने के लिए। अच्छा, आप मुझे एक बात और बताइए, आप पहेलियां बुझा रहे हैं, आप ये बात तो प्रमाणित हो गई कि आप बिल्कुल राजनीतिक रूप से परफेक्ट व्यक्ति हो गए हैं, ऐसा लग रहा है बयानों को घुमा करके अपनी बात करना। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी का उत्तराधिकारी आपके हिसाब से कौन हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, उत्तराधिकारी की बात उस दिन आती है जिस दिन व्यक्ति सक्षम नहीं होता। मैं आज आपको बता दूं, उत्तराधिकारी का जो डेफिनेशन है वो उस दिन नहीं, निकाली जाती एक है। उम्र के बाद एक उम्र जैसे हो जाती है। अभी कहां उम्र हुई है उनकी? अच्छा, वो अभी तो शुरुआत आज की है। डेट में सबसे फिटेस्ट और सबसे यंगेस्ट पर्सन है इस भारत के। उनकी एनर्जी, जो व्यक्ति ने 8 साल में एक छुट्टी नहीं ली, 16 घंटे काम करता है, उससे ज्यादा फिट आप किसको समझते हैं? मैं आपकी बात का आपकी ही बातों में जवाब दे रहा हूं। उत्तराधिकारी की जरूरत उनको पड़ती है जिसका समय समाप्त होता भाई है। जी, आपने मुझे कहा कि मैं बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हूं जी, लेकिन अब लगता है आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। ना 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 ना, मैं ना ही मेरा ऐसा कोई औहदा है, और ओहदा नहीं है, मैंने कहा तरह बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा नहीं है। नहीं, मैं तो खाली सच बयां करता हूं। अगर आपको सच में हर जगह बीजेपी दिखे तो आप ये मान लीजिए कि बीजेपी ही सत्य है आज की डेट में। भगवान, पहले आपने भगवान कहा, अब आपने सत्य कहा, तो भगवान सत्य है और अब आपने अपनी बात को बीजेपी सत्य है के रूप में कह दिया। तो मोहित जी, मैं ये मानता हुआ चलूं कि महाराष्ट्र में अब बहुत जल्दी एक सक्षम मजबूत सरकार महाराष्ट्र के लोगों को देखने को मिलेगी। और ये बिल्कुल, राजनीतिक बिल्कुल, ये उठापटक के जो बादल हैं जी, ये बादल जो मंडरा रहे हैं, जी, बीच बीच में सूरज की रोशनी को ढक रहे हैं, जी, वो अब धीरे धीरे सूरज खुल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो खुल गया है। थोड़े बहुत जो बादल हैं वो भी छट जाएंगे, और ये जब बादल छटेंगे और सूरज की जो प्योर रोशनी जो है वो इस धरा पे जब पड़ेगी तो ये धरा चमचमा उठेगी। और मैं भी उस रोशनी को देखने के लिए आतुर हूं। संजय जी, मेरा ये मानना है कि आप बहुत सालों से राजनीति को कवर कर रहे हैं, तो शायद आपके मन में भी इसी चीज की वेटिंग होगी कि कब ये धरा पे वो पवित्र रोशनी पड़े और आप उस स्वर्णिम क्षण को महसूस कर पाए। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि कोई भी प्रदेश बिना सरकार के, जिसमें एक पक्ष सरकार बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पक्ष सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है, इस जद्दोजहद से प्रदेश को बाहर निकलना चाहिए। नहीं, वापस मैं आपको इसमें अपडेट करूंगा। एक पक्ष सरकार बचाने की कोशिश कर रहा है, अब वो सरकार गिराने की कौन कोशिश कर रहा है, ये तो इससे मैं अपना साझापन नहीं रखता। बिकॉज ये मैंने आपकी परीक्षा एक बार फिर ली थी। मैं फिर तोलना चाहता था कि प्रवक्ता वाला जो पुट है वो कितना है। मैं बिल्कुल मानता हूं इसमें बीजेपी का हाथ प्रत्यक्ष तौर पे नहीं है। नहीं, अप्रत्यक्ष भी मैं नहीं मानता। अप्रत्यक्ष आदमी भी नहीं। अपने कर्मों की सजा भुगतता है संजय जी। मैं अगर अच्छे कर्म करूंगा तो मैं अच्छी सजा प्राप्त करूंगा, या सजा प्राप्ति नहीं करूंगा। अच्छे कर्म मुझे अच्छी गति देंगे, मेरे बुरे कर्म मुझे बुरे गति देने वाले हैं। तो मैं ये मानता ही नहीं कि किसी की बुरी गति के पीछे में किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ होता है। मैंने पहले 2 ऑप्शन आपको बताए थे, आपने कहा 2 ऑप्शन और खुल रहे हैं, तो मुझे लगता है आप शायद उस ऑप्शन के इंतजार में हैं कि शिंदे साहब को न तो राज ठाकरे के पास जाना पड़े और शिंदे साहब के पास शिवसेना आ जाए। आपको यह लग रहा है? मेरा ऐसा मानना है। मेरा पर्सनली जो नीति शास्त्र जो बोलता है, जो नियम कानून बोलते हैं, जो एडेंडम्स बोलते हैं, जो उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के जो केस स्टडीज बोलती हैं, जो उनके व्यक्तित्व बोलता है, जो कमेंट्रीज बोलती है। मुझे ये बताइए, शरद पवार की एंट्री के बाद जो शिवसेना मनुहार पे थी, अपने लोगों को बुला रही थी, उद्धव साहब ने इस्तीफा बोल दिया था कि मेरा इस्तीफा तैयार है, आप आके बात कीजिए, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वैसे कहिए। शरद पवार जी की एंट्री के बाद में फिर एकदम सुर और स्वर और अंदाज और मिजाज दोनों बदल गए।
तो ये आपको लगता नहीं कि गेम कुछ लंबा खींच सकता है? देखिए, ये हर व्यक्ति के पास में उसका एक सूक्ष्म बुद्धि होती है। हर व्यक्ति के पास में अपनी एक तौलने की मतलब ताकत होती है। नियमों की फाक का इस्तेमाल कौन कितना अच्छा कर सकता है, देखिए, उसकी बारीकी में से कौन अपने लिए निकाल कोर्ट ऑफ सकता है? लॉज दोनों पक्ष के वकीलों को ऐसा लगता है कि केस हम जीतेंगे, जी, आप समझिए। लेकिन वहां पे जो कोर्ट ऑफ लॉज में जो जिनको हम बोलते हैं आदरणीय जज, वो डिसाइड करते हैं। दोनों ही जज सेम लॉ की डिग्री लेते हैं, दोनों ही एडवोकेट जो हैं वो दोनों रात दिन अपने पेशे में पेशावर होते हैं और बहुत अपनी जगह पे बहुत उचित रूप से काम करते हैं। बट उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि ये केस शिंदे साहब के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में आ जाएगा, सरकार बनाने के पक्ष में आ जाएगा, एक तरह से निर्णय हो जाएगा? ये केस शिंदे साहब के पक्ष में आ जाएगा। इसमें बीजेपी का तो कोई पक्ष या विपक्ष है ही नहीं। बीजेपी तो अपनी जगह पे खड़े होकर देख रही है। नहीं, बीजेपी मतलब एक बहुत अच्छा आतिथ्य प्रदान कर रही है, करना भी चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व है, पूरे लोगों ने इतने बड़े जन सैलाब ने चुन के भेजा है सेंट्रल में, तो ये बीजेपी का धर्म भी है कि वो ऐसे समय पे जो वंचित हैं, जिनको धमकियां मिल रही हैं, उनको बिल्कुल प्रोवाइड करवाना चाहिए। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं, जो ये लेट लतीफ भी देख रहे हैं, कि बीजेपी तो शिंदे साहब के कंधे पर बंदूक रख करके अपना गेम खेलेगी। मैंने आपको वापस दोहराऊंगा सेम शब्दों को कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना संजय जी छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि इसके कंधे में इसकी बंदूक और उसके, देखिए यहाँ पे सभी परिपक्व खिलाड़ी हैं। किसी का कंधा इतना मजबूत नहीं है और ना ही किसी की बंदूकें इतनी पहनी कि कोई अपना कंधा दे दे या कोई अपनी बंदूकें रखवा ले। यहाँ पे हर आदमी के पास खुद का कंधा है और हर आदमी के पास में खुद की बंदूकें हैं। सो यहाँ पे किसी आदमी को किसी के कंधे की जरूरत नहीं है और किसी आदमी को किसी की बंदूक की जरूरत नहीं है। सभी परिपक्व हैं अपनी अपनी जगह पे। चलिए मोहित अग्रवाल जी, बहुत अच्छा लगा। आर्थिक विश्लेषक आप हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम आपसे साक्षात्कार ले रहे थे। साक्षात्कार शुरू तो वैसे ही हुआ, चलते चलते आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह मुझे तो लगने लगे। अब हमारे व्यूवर्स इस बात को तय करेंगे कि एक विश्लेषक बोल रहा था या पार्टी का प्रवक्ता जैसा व्यक्ति कोई बोल रहा था, जो पार्टी को डिफेंड कर रहा था, पार्टी के लिए जो सवाल आ रहे थे उससे बचाने की कोशिश कर रहा था, बड़ी सूझबूझ के साथ कर रहा था। इस बात की हम निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। व्यूवर्स, महाराष्ट्र की एक शख्सियत है और युवा, अब बड़े अजीज दिल हैं, ये आप कह सकते हैं, बड़े विनम्र व्यक्तित्व हैं और कम उम्र में ऊंचे पायदान पर जिसने कदम रख लिया और उसी विनम्रता के साथ लोगों से जुड़ रहे हैं। कई क्षेत्रों का अनुभव है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, कह सकते हैं। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त है और जब पॉलिटिक्स साथ में जुड़ जाती है तो शक्ति भी साथ में, पावर भी साथ में आ जाता है। तो ये थे मोहित अग्रवाल जी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहित जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी फॉर गिविंग योर इंपॉर्टेंट टाइम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।